we back to the fourth video of the first chapter of Indian economy development, and the first chapter is Indian economy on the eve of independence, and the third topic is agriculture sector on the eve of independence. आज़ादी के दौरान हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था वो आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा है, we take the quick revision of the back, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें हमने ज़मींदारी सिस्टम पढ़ा है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैसे हमारी डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट्स की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको एक्सप्लॉयट कर दिया गया था और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को कैसे प्रमोट किया जा रहा था। द थर्ड वी हैव स्टडीड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमने इस टॉपिक में पढ़ा है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल्स करे जा रहे थे और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता था ब्रिटिश के गुड्स का, जिस वजह से हमारी ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते थे, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती थी, हमारा ग्लोबलाइजेशन जो था उस पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था। द नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे आज़ादी के दौरान वो हमने अपनी थर्ड वीडियो में देखा था। टुडे वी कम बैक विद द फोर्थ वीडियो एंड द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के दौरान हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, हमारी जो प्रोडक्शन थी वो भी कम थी और प्रोडक्टिविटी भी कम थी। प्रोडक्शन का मतलब है टोटल आउटपुट कितना हो रहा है, प्रोडक्शन का मतलब है टोटल आउटपुट कितना हो रहा है सभी लैंड से, वो प्रोडक्शन है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है एक लैंड की कितनी प्रोडक्टिविटी है, एक लैंड हमें कितना आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, एक लैंड से कितना जनरेट हो रहा है वो प्रोडक्टिविटी है एक लैंड की, और प्रोडक्शन है सभी लैंड से कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है वो हमारा प्रोडक्शन है। तो हमारा प्रोडक्शन भी लो था और प्रोडक्टिविटी भी लो थी। द नेक्स्ट इज़ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होता है बेटा बेसिकली विच वी डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द फ्यूचर। अनसर्टेनिटी का मतलब है जो हमने फ्यूचर से एक्सपेक्ट नहीं किया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए उसको अनसर्टेनिटी बोला जाता है। लाइक वी डू नॉट एक्सपेक्ट कोरोना वायरस दिस टाइम बट इट अकर्स। कोरोना वायरस हम लोगों ने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन वो हो गया, तो वो एक अनसर्टेनिटी है इस टाइम की। तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है कि हम लोग जिन प्रॉब्लम्स को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो अकर हो जाए। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में अनसर्टेनिटी का मतलब है रेनफॉल से। हम लोग रेनफॉल पर बहुत डिपेंड करते थे, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी जिस वजह से हम बेसिकली रेनफॉल पर डिपेंड करते थे। जो गुड रेनफॉल है वो अच्छी आउटपुट देगी और आपका पुअर रेनफॉल पुअर आउटपुट देगा। ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं किया था प्रॉपर और परमानेंट इरिगेशन को लेकर। उन्होंने कोई भी परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी नहीं डेवलप करी थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। द नेक्स्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है बेटा द पावर ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए। क्या करते थे ब्रिटिशर्स, क्या करते थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए थोड़ा बहुत क्रॉप्स करवा दिया करते थे। उससे क्या होता था जो फार्मर्स होते थे वो सेल्फ कंज्यूम ही कर पाते थे, उससे अपने घर को ही चला पाते थे, अपने घर को ही खाना फीड कर पाते थे। वो उस चीज़ से कोई पैसा जनरेट नहीं कर पाते थे। उनके पास सिर्फ थोड़ा ही पैसा बचा है, उनके पास सिर्फ थोड़ी ही क्रॉप्स दी जाती थी जिस क्रॉप से वो सिर्फ अपने घर का गुजारा कर पाए। उनको कुछ ज़्यादा क्रॉप्स, उससे ज़्यादा क्रॉप्स उनके पास नहीं बचती थी जिन क्रॉप्स को वो बाज़ार में बेचकर कुछ पैसे को जनरेट कर पाएँ। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है एक ऐसी फार्मिंग जो सेल्फ कंजम्पशन से फैमिली के लिए, फैमिली को फीड कराने के लिए की जाए। तो ब्रिटिशर्स फैमिली को फीड कराने तक की ही फार्मिंग उन्हें दिया करते थे, बाकी उनके पास कुछ ऐसा क्रॉप्स नहीं बचती थी, ऐसा सरप्लस नहीं बचता था जो वो मार्केट में सेल कर पाए। द नेक्स्ट इज
point is gulf between owners of the soil and tillers of the soil. Agriculture during the British Raj was characterized by a gulf between owners of the soil and one hand the tiller of the soil. ज़मींदारी सिस्टम हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, वो बेसिकली आपका इस पॉइंट को वही एक्सप्लेन करता है कि जो ज़मींदार थे वो बहुत ज़्यादा रेंट चार्ज करते थे टिलर से. टिलर्स रेफर्स टू द फार्मर्स. टिलर्स का मतलब होता है बेटा फार्मर्स. ज़मींदार फार्मर से बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करते थे अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए. तो बहुत ज़्यादा ऑनर्स थे ज़मींदार और टिलर्स थे फार्मर्स. ऑनर्स कौन था? ज़मींदार थे. और टिलर्स कौन थे? आपके फार्मर्स थे. ओके, टिलर्स कौन थे? फार्मर्स. और आपके ऑनर्स कौन थे? ज़मींदार आपके ऑनर थे. तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. क्यों? बिकॉज ऑनर्स वर ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड द टिलर्स फॉर देयर लग्जरियस लाइफ. वो अपनी लाइफ के लिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए, अपना प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो लोग फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते जा रहे थे. द नेक्स्ट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स. जो आपकी लैंड होल्डिंग्स थी वो बहुत छोटी छोटी थी और अलग अलग जगह पर बटी हुई थी. एक बड़ी लैंड नहीं किसी को मिली थी. छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में बट जाना. तो आपकी जो लैंड थी वो जगह जगह छोटे छोटे भागों में बटी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता था. उसकी जो आउटपुट होता था हमें वो उस लेवल तक नहीं मिल पाता था जितना हमें चाहिए होता था. द नेक्स्ट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज. लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेटा क्या था? जमींदारी सिस्टम था. देखिए 4th पॉइंट और 6th पॉइंट से कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा. गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल में ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस था कि ऑनर्स जो थे वो ज़मींदार थे और टिलर्स जो थे वो फार्मर्स थे. वाइल द ऑनर्स शेयर द आउटपुट they hardly shared the cost of production. They were merely interested in maximizing their rental income. The tillers of the soil were merely given enough for subsistence. जो owners थे वो अपना profit maximization चाहते थे और जो tillers थे उनको सिर्फ थोड़ा बहुत खाने के लिए, उनकी फैमिली को फीड करने के लिए मिल जाता था. subsistence मतलब फैमिली को फीड करने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए मिल जाता था. और ऑनर्स अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते थे. और यहाँ पर वो उस सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो सिस्टम क्या था. ज़मींदार जो थे वो परमानेंट ऑनर्स थे हमारी सॉइल के. ज़मींदार्स को एक परमानेंट अमाउंट पे करना होता था ब्रिटिशर्स को, गवर्नमेंट को. और ज़मींदार कितना भी अमाउंट टिलर से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे. टिलर्स मतलब बेटा मैं बार बार बता रही हूँ, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड विद द वर्ड टिलर्स. टिलर्स मीन्स फार्मर्स. टिलर्स से वो लोग कितना भी पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते थे. तो यहाँ पर आपको ज़मींदारी सिस्टम एक्सप्लेन करना है जो हमने पहली वीडियोस में भी पढ़ा है. द नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कमर्शियलाइजेशन का मतलब है बेटा जो आपकी मार्केट के पर्पस से की जाए. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फोर्स किया करते थे. पहले तो वो उनको सब्सिस्टेंस फार्मिंग करवाते थे. सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि उनके लिए थोड़ा बहुत उनके फैमिली को फीड कराने के लिए दे दिया, बाकी वो लोग मार्केट में उनके पास कुछ नहीं बचता था बेचने के लिए. बाकी उनसे फोर्स कमर्शियलाइजेशन कराया जाता था. इट मीन्स कि उनको फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो उगाइए. उनको फोर्स किया जाता था कि आप ऐसी क्रॉप्स उगाइए जो वो लोग फर्दर उनके एज अ रॉ मटेरियल्स वो यूज़ की जाए. वो मार्केट के पर्पस से जो आपकी क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो होता है कमर्शियलाइजेशन. तो फोर्सफुली फार्मर से कमर्शियलाइजेशन करवाया जाता था. फोर्सफुली उनसे वो क्रॉप्स उगाई जाती थी जो उनको फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे. किनको? ब्रिटिशर्स को. सो दीज are the points which we have studied in the agriculture sector on the eve of independence.
Briefly, on the eve of independence, Indian agriculture was backward as well as stagnant. जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड भी था और स्टैग्नेंट भी था. स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ, नो इनकम और लो लेवल ऑफ इनकम, बहुत ज़्यादा कम इनकम जो ना के बराबर ही हो, और बैकवर्ड भी था क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम थी, प्रोडक्शन भी कम थी. आपकी अनसर्टेनिटी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी. अनसर्टेनिटी की एक्सपेक्टेशन मतलब है बेटा कि वी डोंट नो कि रेनफॉल होगी या नहीं होगी. कोई ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो जाए कि जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं हो, उसको अनसर्टेनिटी बोला जाता है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फार्मर्स को सब्सिस्टेंस फार्मिंग कराई जाती थी. उनके पास कोई ऐसी क्रॉप ज़्यादा नहीं बचाई जाती थी जो वो मार्केट में बेच सकें जाके. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, जो होल्डिंग्स थी, जो फार्मर्स को लैंड दी गई थी जिस पे वो एज अ टिलर्स वर्क करते थे, वो बहुत छोटी थी जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी, और वो फ्रेगमेंटेड थे, भागों में बटी हुई थी. एक बड़ा लैंड का पीस उनको नहीं दिया गया था. द नेक्स्ट इज स्टेग्नेशन. स्टेग्नेशन का मतलब है कि रुकी हुई क्यों थी, क्योंकि आपके ऑनर्स और टिलर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, ज़मींदारी सिस्टम था, और आपकी कमर्शलाइजेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर्शलाइजेशन किया जाता था. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर, और यू कैन contact me on my number. Thank you.